धन्यवाद गाइज आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। आज हम लोग करेंगे कक्षा 12 का गणित। कक्षा 12 के गणित का पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय। तो कक्षा 12 का हम लोगों ने इससे पहले ही चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हल कर चुके हैं। आज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 या प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 को हल करने से पहले हम लोगों ने संबंध के बारे में देख लिया। अब दूसरे में फलन के बारे में यूज है। तो सबसे पहले हम लोग आज फलन के बारे में जानेंगे। फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं, फलनों की कितनी संख्याएं होती है, इन सब के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। उसके बाद से हम लोग फलन के एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। आइए जानते हैं फलन के बारे में। सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। जैसे यदि आप किसी चीज को इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट देता है। जैसे आप इन्वर्टर को इनपुट के रूप में क्या देते हैं, चार्ज करते हैं, तो इन्वर्टर आपको आउटपुट के रूप में आपको लाइट देता है। जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, इनपुट के रूप में शरीर को खाना देता है, तो शरीर आपको क्या देता है, शरीर आपको एनर्जी देती है। तो सब कुछ इनपुट दिया जाता है तभी वो आउटपुट देता है। कोई भी मशीन होती है तो उसे इनपुट दिया जाता है तभी वो आउटपुट हमें देता है। जैसे जूस की जो मशीन होती है उसमें इनपुट के रूप में हम लोग फल को डालते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें जूस देता है। वैसे हम लोग जैसे फलन होगा तो इसमें इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट देगा। क्या होगा, इसको भी हम लोग इनपुट देंगे तो ये हमें कुछ आउटपुट देगा। इनपुट को क्या कहते हैं, इनपुट को प्रांत कहते हैं इसमें, और आउटपुट को परिसर कहते हैं। ये जान लिए ना। अब आइए कुछ इसके बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपने पीछे कुछ भूला तो नहीं है, और कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से फलन आता है, उसकी कहानी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास 11 में पहली बार आए होंगे तो गणित में सबसे पहला नाम ही सुनते हैं समुच्चय, मतलब इंग्लिश में सेट्स। समुच्चय क्या होता है, तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय पढ़ते हैं। समुच्चय के बाद से क्या पढ़े थे, तो समुच्चय के बाद से पढ़े थे कार्तीय गुणन। क्या पढ़े थे, कार्तीय गुणन। अब मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी और कहीं पे लिखा हुआ है ए गुणे बी, तो अब समस्या ये आती है कि इसे हम लोग कब पढ़ेंगे, कार्तीय गुणन ये लिखा हुआ है, कब जानेंगे कि मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, कब जानेंगे कि गुणा लिखा है, और कब जानेंगे कि कार्तीय गुणन लिखा हुआ है। तो इसके लिए जैसे कहीं पे यदि नंबर लिखा हुआ हो, नंबरों का गुणा होता है तो वो एक कार्तीय गुणन नहीं है। और जब समुच्चयों का गुणा होता है, जैसे समुच्चय का गुणा हुआ, समुच्चय का कार्तीय गुणन हो रहा है, तो उसे हम लोग कार्तीय गुणन ही पढ़ेंगे। जैसे ए क्रॉस बी तो इसे क्रॉस पढ़ेंगे, और ये क्या है, कार्तीय गुणन है, और नंबरों का गुणा होता है। आइए इसे जानेंगे। तो कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कार्तीय गुणन के बाद पढ़े थे हम लोग संबंध। संबंध हमारा क्या होता है, तो संबंध कार्तीय गुणन का उप समुच्चय। कार्तीय गुणन का उप समुच्चय क्या कहलाता है, संबंध। अब संबंध के बाद हम लोग पढ़ते हैं फलन। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फलन। तो सबसे पहले फलन के बारे में और कुछ जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है ए कामा बी, इसमें कौन सा क्या है, तो इसे कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। किसका पूर्व प्रतिबिंब, तो बी का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, ए, और बी क्या है, तो ए का प्रतिबिंब बी है। इसे हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब। इसे कहते हैं प्रतिबिंब और इसे कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। इसे क्या कहते हैं, बी को ए का प्रतिबिंब, और ए को क्या कहते हैं, ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का यहाँ तक। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दो समुच्चय लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक एलिमेंट, एक समुच्चय बी ले लेते हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है। इसे 2 डब्बे के रूप में लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है। अब देखिए जैसे संबंध जो बनता है, ये भी एक संबंध है, इससे इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, फिर भी यह एक संबंध है।
कैसे संबंध है? तो ये रिक्त संबंध है। अब मान लीजिए एक शब्द से जुड़ जाए, दो भी शब्द से जुड़ जाए, तीन भी शब्द से जुड़ जाए, चार भी शब्द से जुड़ जाए, तब क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक संबंध। ऐसे ही कुछ ना कुछ इसमें संबंध रहेगा ही। लेकिन फलन की जब बात किया जाएगा वहां पे क्या होता है? संबंध कैसे भी बनाया जा सकता है, संबंध के लिए कोई कंडीशन नहीं है। संबंध के अलग अलग प्रकार हैं, उन प्रकारों के लिए कंडीशन है, ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन फलन में क्या है? अब जैसे मान लीजिए एक से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तो ये एक प्रकार का फलन है। फलन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कि फलन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पहला है, जैसे ये समुच्चय, इसमें हर एक से तीर निकलना चाहिए। मतलब हर एक समुच्चय ए का हर एक एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंध बनाए रखना चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे संबंध ना बने। जैसे इसे देख लेते हैं और ठीक से। जैसे मान लीजिए इसमें ए के सारे एलिमेंट हैं जो बी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंध बनाए हुए हैं। इसके और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी में और कंडीशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यह समुच्चय ए है, यह समुच्चय बी है। अब मान लीजिए एक बी से बना लिया, दो ए से बना लिया, तीन सी से बना लिया, तीन डी से बना लिया और चार सी से बना लिया। अब यहाँ पे बात होगी कि समुच्चय ए के सभी एलिमेंटों से तो एरो निकले हैं। समुच्चय ए के सभी एलिमेंट तो समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंध रख रहे हैं, लेकिन फिर भी यह फलन नहीं है। फिर भी यह फलन नहीं है, यह एक फलन है। तो ऐसा क्यों? हमने तो बोला था कि समुच्चय ए के सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से बी के संबंध रखने चाहिए। तो ये तो ए के सभी एलिमेंट से एरो निकले हैं, तीर निकला है, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो हो गया, लेकिन इसमें एक चीज क्या हो गया कि तीन से दो एरो निकल गए हैं। तीन दो पर्सनों के साथ संबंध रख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक बंदा एक ही बंदे के साथ संबंध में होना चाहिए। मतलब समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी एक ही एलिमेंट से संबंध में होना चाहिए। यदि इससे दो एरो निकल गए, दो व्यक्तियों से इसमें का कोई भी एलिमेंट संबंध रख लिया, तो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए एक और कंडीशन इसी में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हो जाए 1 2 3 4, एक और यहाँ पे ए बी सी डी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। अब मान लीजिए एक से बी निकला, दो से भी बी हुआ, तीन से भी बी हुआ, चार से भी बी हुआ। क्या ये हमारा फलन है? तो हाँ, ये हमारा फलन है। क्यों है? इसमें तो सभी एलिमेंट से नहीं जुड़े। तो सभी एलिमेंट से जुड़ने की बात नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है कि समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट से एरो निकलने चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिससे एरो ना निकले, मतलब जो किसी न किसी रूप से बी के एलिमेंट से संबंध में ना हो। और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें से सभी एलिमेंट से एक ही संबंध बनना चाहिए, एक ही एरो निकलना चाहिए। यदि एक से अधिक निकल गया या जीरो निकल गया, जीरो भी हो गया, तो हमारा फलन नहीं है। उसे भी देख लेते हैं यहीं पे बना के। जैसे देखिए ये हो गया 1 2 3 4। अब एक और बनाए ए बी सी डी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। अब मान लीजिए एक संबंध रख रहा है बी से, दो भी बी से रख रहा है, तीन डी से रख रहा है और तीन सी से भी रख रहा है, तो ये हमारा फलन नहीं है। फलन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि चार से एरो नहीं निकला है और तीन से डबल एरो निकल गए हैं। तो क्या तीन वाले डबल एरो को हटा दें, एक एरो कर दें, तो क्या ये हमारा फलन है? तभी भी फलन नहीं है। क्यों फलन नहीं है? क्योंकि चार से अभी भी एरो नहीं निकला। जब ये चार से एरो निकल जाएगा तो ये हमारा फलन हो जाएगा। वो किसी से भी जुड़े, लेकिन हर एक एलिमेंट से एक एक एरो निकलना चाहिए। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को फलन ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आइए और इसको लिख भी लेते हैं। आइए देखते हैं अब इसके बारे में जो थ्योरी होती है उसे लिख लेते हैं। पहली थ्योरी, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। अब इसमें दूसरी जो कंडीशन होती है, कोई संबंध R
कोई संबंध R ए बी से तभी संबंध में होगा, ए बी से एक फलन कहलाता है। मतलब कोई संबंध R जब ए से बी में जुड़ा हुआ तो यह फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होती है उसे लिख लेते हैं। यदि ए के सभी अवयवों का, ए के सभी अवयवों का, ए के सभी अवयवों का प्रत्येक लिख लेते हैं, थोड़ी सी और सही हो जाएगा। ए के प्रत्येक अवयवों का, ए क्या है? तो एक समुच्चय। ए के प्रत्येक अवयवों का बी में सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए। बी में सिर्फ एक प्रतिबिंब, सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है तो हमारा संबंध नहीं है। इसे हमने क्या लिखा है कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। दूसरा कंडीशन क्या लिखा है कि कोई संबंध R ए से बी में संबंध रखता हो तो वह फलन तभी कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब यदि ए के प्रत्येक अवयव, ए में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट बी में जुड़े होना चाहिए और बी में सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए। उनका बी में सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए, न तो एक से कम न तो एक से ज्यादा, तभी वो हमारा फलन कहलाएगा। ये रहा हम लोगों का आज फलन किसे कहते हैं, फलन कैसे पहचानेंगे, ये सब हो गया। फलन कैसे बनते हैं और संबंध और फलन में क्या अंतर होता है, फलन क्या होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे फलनों की संख्या। जैसे हम लोगों ने संबंधों की संख्या निकाली थी कि कितने संबंध इसमें बन रहे हैं, वैसे हम लोग निकालेंगे कि फलन कितने बन रहे हैं। फलनों की कुल संख्या हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद आप लोगों का हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। गुड नाइट दोस्तों।